दोस्तों हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि कोई दो स्टार्स आपस में कोलाइड हो गए, या फिर किसी ब्लैक होल ने एक स्टार को निगल लिया, एंड इवन अर्थ पर भी किसी पेड़ से एक एप्पल नीचे गिर गया, या फिर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एंड ETC। तो ये सभी यूनिवर्स में होने वाले कुछ इवेंट्स थे, लेकिन ये इवेंट्स यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल लॉस पर बेस होते हैं, जिन्हें हम फिजिक्स के लॉस भी बोलते हैं, राइट। सो अब यूनिवर्स के इन लॉस को डिफरेंट साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स जैसे कि एरिस्टोटले, आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीली, आर्किमिडीज सदियों से ही इन लॉस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो उनकी थ्योरी इनकम्प्लीट थी या फिर वो यूनिवर्स को ढंग से समझ ही नहीं पाए। लेकिन फिर 16th सेंचुरी में न्यूटन आते हैं और वह यूनिवर्स के लॉ और उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के बाद उन्होंने फिजिक्स में 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन को स्टेबलाइज करा, जिसमें से न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। जैसे कि अगर आप स्पेस में एक बॉल को फेंकते हो तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस बॉल पर फोर्स लगाकर उसे रोक ना दिया जाए। एंड वहीं न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई है। सो नाउ आप अज्यूम करिए कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, एंड उस ब्लॉक पर किसी पर्सन ने फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो ब्लॉक मूव करने लगा विद एन एक्सीलरेशन a। सो अब न्यूटन के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट पर उस पर्सन ने जितनी फोर्स लगाई है तो वो उसके मास और उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल फिजिक्स, राइट। और वहीं न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी आप पर उतनी ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। एंड इसके अलावा भी न्यूटन ने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी स्टेबलाइज किया था, जिसके मुताबिक स्पेस में प्रेजेंट कोई भी दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। सो अब न्यूटन के द्वारा बनाई गई इस फिजिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। सो अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से साइंटिस्ट यूनिवर्स में होने वाले सभी इवेंट्स के कॉज को डिफाइन कर सकते थे, जैसे कि कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड हो गई तो यूनिवर्स में ये इवेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, राइट। एंड फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन की फिजिक्स यूनिवर्स में हो रहे सभी इवेंट्स को डिफाइन करती जा रही, लेकिन फिर 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये प्रूव कर दिया था कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर को शो करती है, एंड स्पेस में लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और लाइट की इस प्रॉपर्टी को डुअल नेचर भी बोलते हैं। अब न्यूटन की फिजिक्स में वेव्स हमेशा किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स एयर में ट्रैवल करती हैं, वाटर वेव्स वाटर में ट्रैवल करती हैं। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट ने बोला कि अगर लाइट भी एक वेव है तो वो भी किसी मीडियम में ट्रैवल करती होगी, मींस हमारा स्पेस वैक्यूम नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइट स्पेस में ट्रैवल कर पाती है। और फिर साइंटिस्ट ने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे स्पेस में एक हाइपोथेटिकल लुमिनोफेरस एथर मटेरियल प्रेजेंट होता है जो लाइट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट स्पेस में इस एथर के प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 18th सेंचुरी में ही दो साइंटिस्ट माइकलसन एंड मॉल्डे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ताकि जिससे वो जान सकें कि स्पेस में एथर प्रेजेंट भी है या फिर नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट को हम माइकलसन मॉल्डे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो अभी हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डेप्थ में नहीं जानने वाले हैं, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सो अब देखो, बात लाइट के नेचर पर हो रही थी, तो फिर इन साइंटिस्ट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को लाइट के बिहाफ पे ही किया। सो अब इस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों साइंटिस्ट लाइट की स्पीड को तो अपोजिट डायरेक्शन में निकालने वाले थे, जिससे वो ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि स्पेस में एथर प्रेजेंट होता है या फिर नहीं। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बोट है जो किसी नदी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रही है, और वहीं वो नदी भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, राइट। सो अब अगर बोट रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन वहीं जो बोट है वो नदी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने से स्पीड में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो फिर माइकलसन
न्यूटन एंड मॉल्डे ने भी सेम कॉन्सेप्ट अपने एक्सपेरिमेंट में भी अप्लाई करा। मींस देखो, अगर एथर स्पेस में प्रेजेंट होगा तो वो भी स्पेस में किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी जो लाइट एथर की फ्लो के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो लाइट एथर की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रैवल करेगी। मींस यहाँ पर भी लाइट की स्पीड में डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, जैसा कि बोट वाले केस में हुआ था। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में परफॉर्म किया गया तो वहाँ पर लाइट की स्पीड में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला और वहाँ पर लाइट की स्पीड भी कांस्टेंट थी, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इस एक्सपेरिमेंट से माइकलसन और मॉल्डे ने ये कंक्लूड करा कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है और उस पर एथर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मींस स्पेस में एथर प्रेजेंट ही नहीं है और स्पेस हमारा कंप्लीट वैक्यूम है। तो यहाँ पर एथर की थ्योरी के फेल होते ही न्यूटन की फिजिक्स भी फेल हो जाती है लाइट के एक्चुअल बिहेवियर को डिफाइन करने में। तो फिर लाइट के बिहेवियर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए 19th सेंचुरी में जर्मन फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करते हैं और इस थ्योरी के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और इसे आइंस्टाइन ने साल 1915 में पब्लिश किया था। तो अब बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी लाइट के नेचर को और स्पीड ऑफ लाइट, मास एंड टाइम के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। लेकिन वहीं थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी के बारे में एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्पेस में एक ऑब्जेक्ट अपने स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही जानने वाले हैं। सो आइंस्टाइन की इस थ्योरी को आइंस्टाइन के ही एक थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम फिजिक्स में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो अब देखो, कोई भी 2 बॉडीज एक साथ मूव करती हैं तो किसी एक बॉडी की स्पीड दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में निकाली जाए तो उसे ही रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो इसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त एक साथ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। सो अब अगर आप अपने दोस्त को देखोगे तो आपको आपका दोस्त रेस्ट पर नजर आएगा। मींस आपके रिस्पेक्ट में आपके दोस्त की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपके रिस्पेक्ट में आपके दोस्त की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। मींस जब कोई भी 2 बॉडीज एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की स्पीड माइनस हो जाती है, और वहीं जब कोई 2 बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उसकी स्पीड प्लस हो जाती है, जिसकी वजह से वो और तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि इसे आपने ट्रेन में भी नोटिस किया होगा, जब कोई ट्रेन आपके अपोजिट साइड से आती है तो उसकी स्पीड आपको और भी ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर आपके ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड प्लस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रिस्पेक्ट में उस ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। सो ये तो था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब बात करते हैं आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट की। सो अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन लाइट के साथ रेस लगाने की सोचते हैं और अब वो ये अज्यूम करते हैं कि वो भी लाइट की स्पीड से ही भाग रहे हैं। सो अब यहाँ पर लाइट और आइंस्टाइन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पर आइंस्टाइन के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगी, राइट, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। और अब आइंस्टाइन के मुताबिक अब अगर वो इस पोजीशन पर लाइट को देखेंगे तो उन्हें फ्रोजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलेंगी जो उनके रिस्पेक्ट में 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही होंगी। लेकिन मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस को स्टेबलाइज किया था और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी जब हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट में तो लाइट की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो गई और ये एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल की इक्वेशन को वायलेट कर रहा था। तो फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि क्या ये पूरी फिजिक्स ही गलत है। लेकिन फिर लाइट के नेचर को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आइंस्टाइन ने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो बेसिकली अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रेलवे स्टेशन को इमेजिन करा और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 पर्सन को कंसिडर करा, जिसमें से एक पर्सन तो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था, वहीं दूसरा पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ था। एंड इस रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रीज लगे हुए थे, ट्री ए एंड ट्री बी, और स्टेशन पर कुछ बादल भी थे जिनसे बिजली कड़क रही थी, राइट। सो बेसिकली आइंस्टाइन ने उस टाइम को इमेजिन करा जिस टाइम पर वो ट्रेन उन दोनों ट्रीज से इक्वल डिस्टेंस पर थी, और उन्होंने ये भी इमेजिन करा कि इन दोनों पेड़ों पर एक साथ बिजली गिर जाती है।
तो आइंस्टाइन के मुताबिक अब जो पर्सन रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है उसको ये दोनों इवेंट्स एक साथ होते हुए दिखाई देंगे। मींस उसको एक साथ दोनों पेड़ों पर बिजली गिरते हुए दिखाई देगी। लेकिन वहीं ट्री ए की तरफ मूव कर रही है और ट्री बी से दूर जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को ट्री ए पर बिजली गिरते हुए पहले दिखाई देगी और ट्री बी पर बिजली गिरते हुए बाद में दिखाई देगी। तो आइंस्टाइन ने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर जो टाइम है वो ही कांस्टेंट नहीं है, मींस टाइम ही चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम दोनों पर्सन्स के लिए चेंज हो गया, राइट, क्योंकि इन दोनों पर्सन्स को एक साथ होने वाले इवेंट्स अलग अलग टाइम पर दिखाई दे रहे थे। तो फिर आइंस्टाइन ने ये कॉन्क्लूड करा कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट ही है लेकिन वही टाइम ही रिलेटिव है। और फिर यहीं से आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टाइम किसी भी दो बॉडीज के लिए सेम नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। मींस आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी और उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। और ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली अब टाइम कोई भी दो बॉडीज की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। सो अब देखो मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है जो किसी स्पीड के साथ मूव कर रही है और वहीं कोई दूसरी बॉडी है जो रेस्ट पर है। तो जो बॉडी मूव कर रही है उसके लिए टाइम धीरे बीतेगा और वहीं जो बॉडी रेस्ट पर है उसके लिए टाइम तेजी से बीतेगा। और इसी को हमने आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि ट्रेन में बैठे हुए पर्सन के लिए टाइम धीरे चल रहा था और वहीं जो पर्सन स्टेशन पे खड़ा हुआ था उसके लिए टाइम तेजी से चल रहा था, क्योंकि वो ट्रेन में बैठे हुए पर्सन से पहले ही इन दोनों इवेंट्स को देख चुका था। लेकिन हमारी ये जो बॉडीज हैं जो मूव करती हैं वो काफी स्लो स्पीड से मूव करती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए टाइम का वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम का वेरिएशन काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इसे आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। सो अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अभी 15 इयर्स के हो, राइट, और आपका एक दोस्त भी है और वो भी 15 इयर्स का है। और अब आप स्पेस में तकरीबन 5 साल के लिए एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहे। तो अब 5 साल के बाद जब आप अर्थ पर आओगे तो आपकी उम्र तो सिर्फ 20 साल ही होगी, लेकिन वहीं आपके दोस्त की उम्र 65 इयर्स तक हो गई होगी। तो ये तो था टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसके बाद आता है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से मूव करती है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब आप मान लो कि आप एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हो और उस स्पेसशिप की लेंथ 100 मीटर है, लेकिन वहीं अगर ये स्पेसशिप लाइट की स्पीड से मूव करने लगा तो उसकी लेंथ रिड्यूस होकर सिर्फ 5 मीटर रहेगी। लेकिन स्पेसशिप की लेंथ सिर्फ उसके लिए डिक्रीज होगी जो स्पेसशिप को बाहर से देखेगा। लेकिन वहीं जो पर्सन्स स्पेसशिप में हैं उनके लिए स्पेसशिप की लेंथ 100 मीटर ही रहेगी और वहीं बाहर से देखने पर स्पेसशिप की लेंथ सिर्फ 5 मीटर ही होगी। और इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और वहीं आइंस्टाइन की थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिविस्टिक मास। अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी बॉडी की स्पीड और उसके मास में रिलेशनशिप को बताता है। सो अब बेसिकली इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है और मास किसी भी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करता है। मींस जैसे जैसे किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस बॉडी का मास भी बढ़ता जाएगा। तो अब ये तो था रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन E=mc² को भी स्टेबलाइज किया था। सो बेसिकली ये इक्वेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसमें प्रेजेंट एनर्जी की रिलेशनशिप को बताती है। लेकिन इस इक्वेशन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हम किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहीं किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस मास एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। और आइंस्टाइन की ये इक्वेशन E=mc² एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को ही बताती है। मींस ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और वहीं अगर हम किसी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे तो उस पार्टिकुलर एनर्जी में से कितने अमाउंट ऑफ मास वाला मैटर प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि अब इस इक्वेशन में लाइट की स्पीड का स्क्वायर है तो इसकी वजह से एक स्मॉल ऑब्जेक्ट भी काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करता है। जैसे कि अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम। सो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी की अमाउंट को मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² से कर सकता हूँ। जैसे E=mc², राइट। सो अब यहाँ पर हमारे पास मास 1 किलोग्राम
किलोग्राम है एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 9 × 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी विच इज क्वाइट लार्ज। और आइंस्टाइन के इसी कॉन्सेप्ट को एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज किया जाता है, जिसमें मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो नाउ अब अगर आपको लाइट की वेव और पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में डेप्थ में जानना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो।